अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं महक अस्लाम। गुड मॉर्निंग जनाब। जब हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, जब हम कहते हैं कि नया दिन है, तो बहुत सारी नई नई खबरें भी होती है, लेकिन कभी कभी हमें कल की खबर पर डिस्कशन करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि उसकी वजह से शायद मुझे लगता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला होता है। अगर वो खबर हो सियासी मैदान से, तो सियासी मैदान में शायद फिर होता ये कि कोई यूटर्न का चक्कर हो सकता है, कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है, या फिर किसी की बहुत बड़ी एंट्री, या फिर किसी का चेहरा बेनकाब हो सकता है, या फिर हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ सकते हैं जिस पर इल्ज़ामात लगाए हों कि हमारी दोस्ती तोड़वाई है। अगर हम बात करें ऐसी साजिश की, तो ये साजिश हो रही है तहरीक इंसाफ में, और किसके दरमियान हो रही है? जहांगीर तरीन, जिनके बड़े पक्के बेस्ट फ्रेंड थे, बल्कि हैं, वो खुद ये कहते हैं, इमरान खान साहब। हमने देखा कि 2014 और 2018 के जब इलेक्शंस थे, तो बहुत ही फ्रंट फुट पर हमें जहांगीर तरीन साहब नजर आ रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ कि दूरी पैदा हो गई और जहांगीर तरीन साहब ने कल ही क्यों कह दिया कि भाई मुझे तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगने की ज़रूरत है, मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं अपना मुंह खोलूँ। आखिर किस बात से घबरा रहे हैं और किस बात का डरावा दे रहे हैं जहांगीर तरीन साहब? और अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई तहरीक इंसाफ को मुझे इस तरह से टॉर्चर करने से या इस तरह से मुश्किलात में डालने से कोई अच्छा खासा फ़ायदा नहीं होने वाला, तो वो कौन सी बात है जो कि जहांगीर तरीन अपने अंदर दबा के बैठे हैं इस तमाम तर मामले पर, यानी सियासी नाश्ते पर। आज सियासी नाश्ते में मेन जो चीज़ है ना, वो यही है, यही है कि साजिशी कौन है। क्योंकि राजा रियाज साहब ने जो कल बात की, जिसमें हमने कल भी डिस्कशन की थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में बड़ा रोल रहा है जहांगीर खान तरीन साहब का। पंजाब गवर्नमेंट बनाने में, तो उन्होंने कहा कि जी उसमें भी बड़ा उनका किरदार है। चलो, पंजाब गवर्नमेंट तो महक जब बनी उस वक्त तो हालात अच्छे थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला उस वक्त हुआ कि जब इमरान खान साहब और जहांगीर खान तरीन साहब के हालात ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं थे। व्हाट डज दैट मीन? क्या हालात बेहतर हुए थे? फिर से धचका लगा है। एग्जैक्टली। देखिए ना, एक शख्सियत जिसके ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो फिर जब खान साहब ने एतमाद का वोट लिया, तो उसमें ये कैसे हो सकता है कि जहांगीर तरीन साहब का किरदार बड़ा अहम हो, जो कि कल हमने देखा राजा रियाज साहब बहुत भरमला कहते हैं। दूसरी बात ये कि जहांगीर तरीन साहब तो बड़े पक्के दोस्त थे वजीर आजम के। वो कहते हैं कि मैं अभी भी हूँ, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि वो वजीर आजम की गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और वो एक बड़ी मीम्स 2018 के इलेक्शन के बाद आई थी कि एक जहाज जाता था, उसमें लोग भर के आते थे और जहांगीर तरीन साहब का वो जहाज होता था, और वो जहाज लैंड करता था इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद की गवर्नमेंट यानी मरकज़, या फिर हम बात कर लें सूबाई हुकूमत, उन दोनों हुकूमतों को बनाने में किरदार जहांगीर तरीन का इस लिहाज से मुझे लगता है शायद बहुत अहम था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जितने लोग तोड़े हैं, जितने लोगों को कहा गया कि जी आप पीटीआई ज्वाइन करें, उसमें जहांगीर तरीन साहब का किरदार बहुत अहम रहा है। और पीटीआई में ही जहांगीर तरीन साहब के बहुत ज़्यादा मुखालिफिन भी इसलिए हैं क्योंकि वो कहते थे कि जहांगीर तरीन साहब को जो इतना प्रिविलेज दिया जाता है, इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो सिर्फ शायद पैसे की बेस पे है। मेरा सिर्फ चुन्ना मुन्ना सा सवाल है, ये सब मामला अपनी जगह, चीनी सस्ती होगी भाईजान? इसका जवाब लेने की आगे चलकर कोशिश करेंगे। चीनी सस्ती होनी चाहिए, बाकी मामला चलते रहेंगे। एक खबर कराची से है हमारे पास। ट्रैफिक हादसा हुआ और लोग फौरन पहुंच गए, मदद करने के लिए नहीं, माल लूटने के लिए। हादसे का शिकार ट्रक सोयाबीन ऑयल से भरा हुआ था। मौके पर कोई बॉटल्स लेकर पहुंच गया, किसी ने बाल्टी पकड़ी और पहुंच गया कि बाल्टी भर लेते हैं। जिसे कुछ ना मिला, वो कपड़े से ही तेल भरता रहा। ट्रक अड्डे वाले ने बताया कि ये जो तेल था, इन्हें सोयाबीन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ये कच्चा तेल था, ये अभी उस तरह प्रोसेस नहीं हुआ था। जो कंज्यूम करेगा उसकी हालत को ख़तरा हो सकता है, उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। साथ साथ ये भी रिपोर्ट्स आई हैं सामने कि इस तेल की मालियत 60 लाख रुपए थी। सड़क के दोनों तरफ ये तेल फैल जाने से कई मोटरसाइकिल सवार भी स्लिप हुए हैं। चलिए जी, ये तो हमने इस हादसे से मुतालिक खबर शेयर और भी बहुत सारी चीज़ों से लोग स्लिप हो रहे हैं। वो ये कि अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो जनाब आप स्लिप हो जाएंगे, सेहत आपकी स्लिप हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है। कोविड-19 की हम बात करें, जिसने गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 98 अफराद की जान ले ली है। मजमूई अमवात की अगर हम बात करें तो 15,124 हो गई है। एक और मामला ये है कि कई लोग कोरोना से दो बार भी मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि भाई पहली जो वेव थी उसमें कहते कि अच्छा अगर कभी कोरोना हो जाता है किसी को तो आप कुछ सेकेंड टाइम कोरोना जो है वो हिट नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है जनाब।
आपको दूसरी दफ़ा भी कोरोना मुतासर कर सकता है, एहतियात ज़रूरी है। लेकिन जिनको दूसरी दफ़ा मुतासर किया, क्या हालात है, आज हम इस पे प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ हम वेरिएंट्स की बात भी करेंगे, गाड़ियों के वेरिएंट्स की नहीं, कोविड के वेरिएंट्स की। ये जो फुली लोडेड वेरिएंट नया रिपोर्ट हुआ है, जिसे डबल म्यूटेंट वायरस कहा जा रहा है, इससे कितना खतरा हो सकता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये फैल रहा है, इस पर भी करेंगे बात। आगे बढ़ते हैं जनाब। खेल के मैदान से खबर यह है, जीत हमारा मुकद्दर रही। कप्तान जब फ्रंट से लीड करता है तो फिर जीत हासिल कर लेता है। ओपनर टीम का फ़ख्र बन जाए, ऐसा मामला हो जाए तो क्या ही बात है। बॉलर्स शाहीन की तरह हरीफों पर झपटे, ऐसा भी हमने देखा है। स्पिनर्स का जादू बल्लेबाजों को सहरज़दा कर गया। फिर उम्मीद यकीन में कैसे ढल गई, ये हमने देखा जनाब सेंचुरियन में, जहां पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को तीसरे वनडे में शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। ज़बरदस्त। तो जनाब ये सितारे हैं और जब ये कारकर्दगी ज़्यादा दिखाते हैं तो ये ज़्यादा चमकते हैं। एक ऐसे भी सितारे की बात करेंगे जिनकी रोशनी तो कायम है लेकिन वो हमें छोड़ के जा चुके हैं। साबिक मिस्टर पाकिस्तान शहजाद आफरीदी कराची में हरकत कल बंद होने के बायस इंतकाल कर गए। शहजाद आफरीदी ने 2011 में मिस्टर पाकिस्तान का एजाज़ हासिल किया था, पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। 50 साल तनसाज का एक बेटा और एक बेटी है। हम इसलिए कहते हैं कि सितारे रोशन रहते हैं क्योंकि रहती दुनिया तक ये मशले राह रहते हैं आने वाले लोगों के लिए, नई नस्ल के लिए, कि उनसे सीखते हैं और ये ऐसे काम कर जाते हैं कि ये दिलों में और अच्छी यादों में हमेशा के लिए जिंदा होते हैं। बेशक। एक और खबर है जो कि अब चांद की खबर है। क्या लगता है कि इस दफा एक दिन रोजा होगा, एक ही दिन ईद होगी पूरे पाकिस्तान में? हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं जनाब, ये तनाज़ा खत्म हो रहा है। कुछ ऐसे ही मामलात सामने आए हैं। एक रोजा होगा, एक दिन रोज़ा होगा, एक दिन ही ईद होगी। पूरे पाकिस्तान में ये सेलिब्रेशंस एक साथ होंगी। मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी ने 13 अप्रैल 2021 को पेशावर में इजलास का फैसला कर लिया। गेस 20 साल बाद ये महक हो रहा है कि वहाँ पे मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास होगा। एंड दावत दी गई है किसको? मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपल को दावत। अच्छी बात है ना, सब लोग एक टेबल पर आ जाएंगे तो ये ज़रा आसानी होगी बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने आना जाना होगा, जिन्होंने टिकट्स करानी होगी, जिन्होंने अपने अम्मा अब्बा से मिलना होगा। सोचा होगा कि ईद अपनों में करेंगे, तो अपनों में ईद करने के लिए अगर हमारे बड़े हम छोटों की खुशियों के लिए एक टेबल पर बैठ जाता है तो हमें और क्या चाहिए। आपने कभी पाकिस्तान में दो दफ़ा ईद की? नहीं, मैंने एक ही दफ़ा किया है क्योंकि यार लाहौर में कर लिया है, कराची में ये वाली 2 ईदें की हैं। वैसे कभी 2 ईदें नहीं, क्योंकि पेशावर में करके आ गई और अगले दिन लाहौर में आज ईद का पहला दिन है। एक बार बन्नू में ईद की, वापस जब इस्लामाबाद पहुंचे तो वहाँ ईद, फिर नेक्स्ट डे डबल ईदी मिली। ईदी कोई नहीं। जनाब अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब जरा उस ईदी की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ही प्यारे सच्चे और अच्छे दोस्त यानी जहांगीर तरीन को मिल रही है। वो कह रहे हैं कि जी ये मुझे मिल रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से, ऐसा जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मुझे तहरीक इंसाफ से इंसाफ चाहिए। जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म इमरान खान से दूर करने की कोशिश की जा रही है। कल से सब इसका जवाब ढूंढ रहे हैं सवाल का कि आखिर कौन है भैया वो जो कि जहांगीर तरीन साहब को दूर कर रहा है और वज़ीर आज़म से शायद बात नहीं करने दे रहा। क्यों जुल्म ढाए जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब पर, कोई जवाब क्यों नहीं देता। ये जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि मैं दोस्त हूँ, मुझे दुश्मनी के जानिब ना खींचा जाए। वो ज़मानत में तौसी के लिए पहुँचे थे लेकिन वो अकेले नहीं थे। तहरीक इंसाफ के कई अरकान और असम्बली और अरकान असम्बली जो हैं वो उनके साथ मौजूद थे और मुशीर उनके साथ है। याद रहे ये वही अरकान असम्बली हैं, ये वही मुशीर है जिन्हें जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज़ में लेकर आए थे। ये सिर्फ एक ट्रेलर था जो इनके साथ खड़े हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ खड़े हो सकते हैं और इसीलिए शायद जहांगीर तरीन साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि खुर्रम लगारी साहब जो MP हैं उन्होंने भी कहा है कि वो जहांगीर खान तरीन साहब के साथ हैं। वो ये कहते हैं कि 30 MPs उनके साथ हैं, तो ज़ाहिर है पंजाब हुकूमत के अगर 30 MPs जहांगीर खान तरीन साहब के साथ खड़े हों और तरीन साहब इंसाफ मांग रहे हों और उसके साथ राजा रियाज साहब खड़े हो, ये बात कर रहे हों कि हमने बड़ा रोल अदा किया है, जहांगीर खान तरीन साहब की वजह से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला है, तो फिर ये मैसेज तो क्लियर दे दिया गया है, हुकूमत को दे दिया गया है, इमरान खान साहब को दे दिया गया। लेट्स सी इससे मुतालिक होता है क्या, क्योंकि कल हमने देखा सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल साहब हों, जवार वड़ाइचा हों, नज़ीर बलोच हों, असलम भरवाना हो, ताहिर रंधावा हों, चौधरी इफ्तिखार गोंदल हों या गुलाम रसूल, ये सब उनके साथ मौजूद थे। और उसके बाद जब राजा रियाज साहब ने गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को खुद चाहिए कि जो लोग भी जहांगीर खान तरीन साहब के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं उनको बेनकाब करें। जो बात उन्होंने कल की एतमाद के वोट से मुताल्लिक, वो बात बहुत आगे तलक जाएगी, वो बात यहाँ रुक नहीं पाएगी। क्या गुफ्तगू की थी कल, आपको सुनवाते हैं। 1 साल से मैं करके बैठा हूँ, मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए? मैं चाहता हूँ कि ये बातों को कोई जवाब तो दे। जुल्म बढ़ता जा रहा है, मेरे ऊपर
एक नहीं, दो नहीं, इन लोगों ने 3 FIR की हैं। और मेरा सवाल वही है जो पहले दिन सवाल था मेरा कि आखिर सारी पाकिस्तान की शुगर में उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया और अभी तक याद है। मेरी बात के जवाब में उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल सबसे साथ कार्रवाई होगी। मैं तो देख रहा हूँ यार, हफ्ता गुजर गया, अभी तो सिर्फ जहांगीर तरीन ही करती। क्या आपका केस इतना कमज़ोर है कि आप कोर्ट में आके बात नहीं करते, आप अपने मीडिया में जाके मेरे खिलाफ गंद उछालना होता है? मैं ये पूछता हूँ, मजबूर हूँ पूछने में कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है? आज मैं और मेरे दोस्त जो साहब आपके सामने यहाँ खड़े हैं, हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। शिकवा कर गए, अपने अंदाज में कर गए। बहुत सी बातें जो कहना चाहते थे कई महीनों से वो बिल आखिर कह गए, लेकिन साथ ही कह दिया कि मैं बहुत कुछ अभी भी कहना चाहता हूँ। क्या अभी भी कुछ बाकी रह गया? लोगों के साथ एक पावर का मुजाहरा कर देना, गुफ्तगू कर देना, ये एक शिकवा तो हो गया, एक मैसेज तो दे दिया गया, लेकिन इसका जवाब भी आया। शहजाद अकबर साहब ने जवाब दिया। उन्होंने कहा टारगेट किसी को नहीं कर रहे, बिला इम्तियाज एहतसाब हो रहा है। और वो कहते हैं कि सबसे मुश्किल काम यही होता है कि अपने से सवाल किया जाए, किसी बड़े प्यारे से सवाल किया जाए, अपने जो सफ़ में मौजूद है उससे सवाल किया जाए। वो कहते हैं कि हो नहीं सकता कि नारा लगाएं हम एहतसाब का और एहतसाब हो सिर्फ दूसरों का और अपनों को छोड़ दिया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। एक सहाफ़ी ने सवाल किया शहजाद अकबर साहब से कि सर लगता ये है और सुना भी ये है कि जहांगीर तरीन साहब आपसे और वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से नाराज़ हैं। शहजाद अकबर ने फिर क्या जवाब दिया और क्या सवाल किया, सुनवाते हैं आपको। तरीन के दिल में आप और आज़म खान जो वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, दोनों खटक रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? ये अच्छा हुआ आपने ये सवाल कर दिया, क्योंकि सोशल मीडिया भी इस चीज़ से भरा हुआ है। ये भी मेरे ख्याल है अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि जी वो कोई मेरे खिलाफ कह रहे हैं या आज़म खान के खिलाफ कह रहे हैं। देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की अपनी ना कोई अथॉरिटी होती है, ना वो उसके पास कोई भी चीज़ है, वो प्राइम मिनिस्टर की कमांड के ऊपर एक्ट करता है। जहाँ तक मेरा रोल है तो भाई मेरे पास तो कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है और मैं ज़ाती तौर पे जहांगीर तरीन साहब को कोई मेरा उनसे ऐसी चीज़ नहीं है। वो तो बड़े एक मैं समझता हूँ बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और जो रोल है मेरा वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रोल है। और मुझसे एक दफ़ा कादरी साहब ने काबीना में एक मजाक भी किया था, उन्होंने कहा जी कि आपके पास वो वाला ऑफिस है जो किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आप दोस्त भी आपके खो जाते हैं, लेकिन आपने एक काम करना है अपने उस विज़न के मुताबिक जो विज़न आपको ये पार्टी दे रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब दे रहे हैं। तो जनाब कल ये माहौल था प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो हमने आपको दिखाया। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ के मुताबिक जहांगीर तरीन अभी भी पार्टी का हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वक्त आ गया कि तहरीक इंसाफ वाले तहरीक इंसाफ से ही इंसाफ मांग रहे हैं। ये कल कहा था जहांगीर तरीन साहब ने, राजा रियाज साहब ने, और इसके साथ ही उन्होंने ये कहा था कि अगर मेरे पे उंगलियां उठती हैं या मेरे साथ इस तरह से ज्यादती होती है तो मुझे पता है कि वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द कौन सा ऐसा टोला मौजूद है जो कि मुझे टारगेट करने की कोशिश करे। इसी तमाम तर मौजू पर बात करेंगे। सेनेटर कमल शोजिब साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर वो नहीं है कमल शोजिब साहिबा, ये रीडर में शायद कर लेती है। अच्छा खैर, कमल साहिबा बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे सबसे जानना है, मुझे ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन साहब कल बड़े गुस्से में नजर आए, राजा रियाज साहब भी उनके साथ मौजूद थे, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की। जहांगीर तरीन साहब आपकी पार्टी ज़राए के मुताबिक अभी भी पार्टी का हिस्सा हैं, वो क्या पार्टी में हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं या फिर विलन का किरदार अदा कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं सेनेटर नहीं, मेंबर नेशनल असेंबली। जी मैंने इसकी वो माजरत कर लिया। ये शायद दिल की आवाज़ थी महकी कि सेनेटर भी होना चाहिए आपको। सेनेट का इलेक्शन भी मैंने कंटेस्ट किया था, जो इस दफ़ा हफीज़ शेख साहब ने जिस सीट पे कंटेस्ट किया, ये पिछले दफ़ा लास्ट टाइम मैं इसकी कैंडिडेट थी। बट एनी हाउ, कमिंग बैक टू जहांगीर तरीन साहब, देखिए बिल्कुल वो हमारी पार्टी का हिस्सा है और ना मैं समझती हूँ कि विलन ना हीरो। उन्होंने बहुत काम किया पार्टी के लिए, लेकिन मोहब्बतें अपनी जगह, ताल्लुकात अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन रूल ऑफ लॉ या कानून की जो एक पासदारी होती है या कानून जो है वो सबके लिए एक बराबर है और वो शजरा नहीं देखता, वो आपका हसब नसब नहीं देखता। यही हम चाहते हैं इस मुल्क में ट्रेंड सेट हो, जो यकीनन एक नया फार्मूला है कि ताकतवर का या नॉन लोगों का एहतसाब मुश्किल से ही हुआ करता था इस मुल्क में, अब होता है तो उसका एक रिएक्शन हमें नज़र आता है, क्योंकि
आई थिंक उसकी आदत भी नहीं है बहुत सारे क्वार्टर्स में। तो मैं ना उनको विलन कहूँगी ना मैं उनको हीरो कहूँगी। अगर उन्होंने गुस्सा किया, एहतजाज किया, उनका हक है, बेशक करें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगने की बजाय इंसाफ देने के जो क्वार्टर्स हैं या इंसाफ देने के जो फोरम्स हैं वो ओपन है, और वहाँ से जहांगीर तरीन साहब को ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। वो अपने शवाहिद और अपनी तमाम जितने भी उनके पास सबूत और जो फैक्ट्स हैं वो वहाँ पेश करेंगे। उन पे इल्ज़ाम लगाने वाले भी और जो एक्यूज़ कर रहे हैं वो भी पेश करेंगे, तो यकीनन पता लगेगा कि सही क्या और गलत क्या। ठीक, अब कमल मुझे ये बताएं कि जो लोग साथ मौजूद थे और जो राजा रियाज साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अहम रोल जहांगीर खान तरीन साहब का रहा। ये तो अभी कुछ दिन पहले ही की बात है। क्या जहांगीर खान तरीन साहब के हालात और ताल्लुकात इमरान खान साहब से बहुत अच्छे हो गए थे आज से चंद हफ्ते पहले तक? देखिए, मैं इस बारे में कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकती कि राजा रियाज साहब के कहने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब बात करेंगे तो फिर हो सकता है। नहीं, अगर पर्सनल लेवल पे बहुत सारे लोगों के आपस में एक बात की जाए कमल, अगर ये बात की जाए, जहांगीर तरीन साहब पे उस वक्त इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई कि जी वो बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करें, तो उन्होंने फ़ौरन सामने आके मीडिया पे ही तरदीद की कि मैं अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ और अपने चेयरमैन के ख़िलाफ़ कभी कोई नेगेटिव रोल प्ले नहीं करूँगा। और उस चीज़ की देखें, अभी रऊफ़ क्लासरा साहब ने भी एक आई थिंक कोई स्टोरी की है, शाला रज़ा ने कोई बात की, कल मैं आज़मा बुखारी के साथ बैठी थी, उन्होंने भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लॉन्च कर दी कि जी इन्होंने तो बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। तो आप देख लें कि राजा रियाज साहब ने उस बात की तरदीद कर दी है कि जहांगीर खान तरीन साहब ने ऐसा कोई रोल प्ले नहीं किया। लेकिन जहाँ तक उनके बिजनेस का इशू है या जहाँ तक रूल ऑफ लॉ का इशू है या कानून की कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो जाहिर है कि वो कानूनी चाराजोई उसके ऊपर हो सकती है। नहीं, राजा रियाज साहब ने तरदीद किस बात की कमल? मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ, जो राजा रियाज साहब ने बात की कि अहम और पॉजिटिव रोल प्ले किया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में, उसकी तरदीद तो नहीं की। मैं यही बात कर रही हूँ कि रऊफ़ क्लासरा साहब ने और कल आज़मा बुखारी और इस तरह के लोग ये सब बात उठा रहे थे, और पहले भी एक प्रोपेगेंडा किया गया कि जहांगीर तरीन साहब जो इस्लामाबाद की सीट है या सेनेट का इलेक्शन है उसमें नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं। ये पहले बात उठाई गई और कल भी एक थ्योरी दी गई कि उन्होंने ऐसा किया, इस वजह से शायद जो है वो ये सारा रिपरकशंस उन पर आ रही है। तो मैं ये कह रही हूँ कि राजा रियाज साहब ने उस बात की तरदीद कर दी है कि ऐसा नहीं हुआ। और जहांगीर तरीन साहब ने कोई नेगेटिव रोल प्ले नहीं, मैं तो नेगेटिव रोल की मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ कमल, मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव रोल की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात को ये आपको कंफर्म कर रही हूँ कि जो बात राजा रियाज साहब ने की उनके सोर्सेज के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ये बता दें मुझे कमल, वज़ीर आज़म की या जहांगीर तरीन साहब के बीच में मोहब्बत है या दूरियां, इसका मैं नहीं अंदाजा लगा सकती, ना मैं तयन करके बता सकती हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म बता सकते हैं या तरीन साहब खुद बता सकते हैं। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकती हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जहांगीर खान तरीन साहब ने क्या रोल प्ले किया है? देखिए, मेरे नॉलेज में तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने कोई रोल प्ले किया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वोट मांगा और पूरी पार्टी ने और उनके जितने जो मेंबरान इलेक्टेड MNA समेत मेरे, हमने पूरे दिलो जान से उनको वोट दिया। और हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने चेयरमैन का, अपने प्राइम मिनिस्टर का साथ दें और देंगे इंशाल्लाह। 2023 में दोबारा इलेक्शन होंगे तो दोबारा भी पूरी कोशिश करेंगे कि वही वज़ीर आज़म हमारे हो। मैंने ये देखा कि 2014 हो जाए या 2018 हो जाए, अब जैसे 2023 की भी आप बात करी हैं, जहांगीर तरीन साहब पहले 2 इलेक्शंस में तो बहुत फ्रंट फुट पे नजर आए। अभी अल्लाह जानता है कि 2023 में वो यहाँ तहरीक इंसाफ से नजर आते हैं फ्रंट फुट पे या कहीं और से नजर आते हैं। मुझे ये भी बताएगा कि उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहा हूँ। अभी आपने खुद कहा कि उन्हें पार्टी से नहीं इदारों से इंसाफ मांगना चाहिए। उन्हें भी क्या अपोजिशन की तरह यही लगता है कि इदारे हुकूमत के मातहत हैं? और दूसरी चीज़ ये कि वो कह रहे हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है उसे तहरीक इंसाफ को कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा। ये किस तरफ इशारा था? कोई पैगाम था? देखिए, ये इशारे और पैगाम तो वो खुद बता सकते हैं, हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। जहाँ तक आपने कहा 2023 में वो एक फ्री उनकी सोल है, वो फ्री एक शहरी हैं, वो अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। उन्होंने हमारी पार्टी को चुना है, पार्टी के मेंबर हैं और उससे उन्होंने मेंबरशिप विड्रॉ नहीं की, तो ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि इशारे क्या थे और इंसाफ मांगने की बात हो रही, देखिए जिस फैमिली के साथ आप अटैच होते हैं, जब आप पे मुश्किल वक्त आता है तो ज़ाहिर है आप उनकी तरफ देखते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हों।
और ज़ाहिर है पार्टी इस वक्त हुकूमत में भी है और हुकूमत के पास इख्तियारात होते हैं। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की मैं एक तारीफ़ करूँगी जिसको लोग शायद पाकिस्तान में बुरा समझते हैं लेकिन पूरी दुनिया में इसको अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर आपके सगे रिश्तेदार भी मुश्किल का शिकार हैं या उन पे इंक्वायरी हो रही है किसी वजह से, आप अपने इख्तियारात उनके लिए इस्तेमाल नहीं करते और ये जो होता है ना कि फ़ौरन फ़ोन कर दें, सिफारिश कर दें, वो ये काम नहीं करते। उनकी सगी बहन अलीमा खान पे इल्ज़ाम लगता है, हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान की वो बहन थी, अभी फ़र्स्ट टाइम वो वज़ीर आज़म बने तो उनको कटहरे में खड़ा किया गया, लेकिन वज़ीर आज़म ने उनके लिए कोई फ़ोन नहीं घुमाए, ना उनके लिए कोई साइडें ली, उन्होंने डबल जाके, आम लोगों पे सिंगल वो लगती है, क्या कहते हैं, फ़ाइन लगता है, अलीमा खान साहिबा ने डबल फ़ाइन पे किया है। वज़ीर आज़म चाहते तो यानी मैं इसको यूं समझूं कमल के जो मामलात जहांगीर खान तरीन साहब के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ इस वक्त चल रहे हैं, उसमें अगर कहा यह जाए कि इमरान खान साहब से किसी ने पूछा कि खान साहब इस मामले का क्या करना है, तो खान साहब ने कहा अपना भी है फिर भी रगड़ो, जो मामलात हैं उसको इसी तरह से लेकर चलो। रगड़ो नहीं, देखिए ये फर्क है, रगड़ो की बात नहीं हो रही है। ये रगड़ो फॉलोजी जो है ये पाकिस्तान में फॉल करती है शोएब, ये और कहीं नहीं करती। प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि अगर आपके ऊपर कोई चार्ज है तो प्लीज़ आप उसको इदारों पे जो कॉम्पिटेंट फोरम्स हैं, अदालतें हैं, उनसे जाके क्लियर कराएं। कोई भी इदारा होगा, FIF भी आ रहे हैं, उससे ऊपर भी इदारे बैठे हुए हैं, उससे ऊपर फोरम्स जो है वो आपकी अदालत है, तो आप अपने आप को क्लियर कराएं और आके अपने सबूत शवाहिद। इदारों ने पूछा, वज़ीर आज़म से ये उम्मीद ना रखें कि वो फोन करेंगे या वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करके अपने प्यारे लोगों को, इदारों ने पूछा, अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को बचाएंगे। ठीक है, उनका सिर्फ एक सिंपल फार्मूला है कि जो कानून है अगर वो सबके लिए बराबर है, बुलाएगा कटहरे में तो वो खुद भी जाके क्या ऐसा हुआ किसी इदारे ने पूछा हो या इमरान खान साहब ने खुद कहा हो कि ये जो मामलात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ज़ाहिर है स्पेशली चीनी माफिया से मुताल्लिक, तो क्लियरली कहा गया हो, या कैसा हुआ ही नहीं है, चीज़ें उसी तरह से चल रही हैं? देखिए जिस तरह इंक्वायरी कमीशन बना, जब सट्टेबाजी हुई और शहजाद अकबर साहब क्योंकि उसके इंचार्ज हैं वो उस चीज़ को डील कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा राइटली आके हर चीज़ बताई कि एडवांस में किस तरीके से सट्टाबाजी खेली जाती है। बहुत सारों ने, आपके बहुत कलीग्स हैं जिन्होंने इस पर वीलॉग्स किए हैं, वो अगर आप देखें तो उसमें बड़ा क्लियरली बहुत सारी चीज़ें बताई। तो वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो अवाम के फायदे की बात करेंगे, ना कि ये कि वो अपनी फैमिली, अपने बिल्कुल ठीक है। ये पॉइंट आ गया कमल, बस एक सवाल और ले लीजिएगा कमल, ये पॉइंट आ गया। खुरम लगारी साहब MPA हैं, वो कहते हैं 30 से 35 MPA साथ, और पंजाब हुकूमत आपको भी पता है किस तरह बनी हुई है, उसमें क्या नंबर गेम है, और 30 से 35 लोगों का जहांगीर खान तरीन साहब के साथ होना और क्लियरली कहा जाना कि हम जहांगीर खान तरीन साहब के साथ हैं, ये क्या मैसेज है फिर? ये भी कोई पैगाम नहीं है, इससे भी कोई ख़तरा नहीं है? देखिए जी, बिल्कुल साथ हो जाएं, उनके साथ खड़े भी हों, उनके साथ जाके खाना खाएं, जो मर्ज़ी करे, वो फ्री हैं, अपनी एक फ्री विल है, और कोई ज़ाब्ता इखलाक इस वक्त पार्टी ने उस तरह का लगाया हुआ नहीं है कि जी आपने तरीन साहब से जाके नहीं मिलना, ना या उनसे बात नहीं करनी। लेकिन जहाँ तक पंजाब हुकूमत की आप बात करें, हुकूमत के अपने कवायद व ज़वाबित होते हैं, हुकूमत में आने के अपने तरीक़ेकार होते हैं। इसको आप ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स के, अगर आप रूल ऑफ लॉ की खातिर, जिस तरह मरियम साहिबा ने नैब को धमकियाँ लगाई कि जी हम चढ़ दौड़ेंगे, हम खुरम लगारी साहब जो बात कर रहे हैं वो ब्लैकमेलिंग है? खुरम लगारी साहब की ये बात ब्लैकमेलिंग है? मैं सिर्फ एक बात बता रही हूँ आपको, अच्छा, कि अगर आप इदारों को या आप इस तरह की मैसेजिंग, मैं मीडिया से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इसको अगर उस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो इदारे वीक होते हैं मुल्क के, गलत तासुर जाएगा, ये तासुर जाएगा कि ताकतवर के लिए नहीं, ये बात उन्होंने इदारे के लिए नहीं की, ये बात उन्होंने हुकूमत के लिए की है, आम इंसान के लिए गलत फर्क है। आप बेशक हुकूमत में हैं, आप बेशक ऑपोजिशन में, आप किसी भी उस पे पोजीशन पे बैठे हैं, लेकिन जो कानूनी तकाजे हैं उसके लिए आप हो, मैं हूँ, या कोई सड़क पे चलता आम शख्स हो, सब बराबर है। और उनको, और कानून से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी प्लीज़ मरियम नवाज को एक दिन में जब अगर दे देते हैं ज़मानत, तो बाकी बच्चियाँ जो आपके पास 5-5 सालों से हैं उनके साथ भी यही सलूक करें, ताकि मुल्क में इदारों पे कॉन्फिडेंस बढ़े और ये रिवाज खत्म हो। कमल, जब इदारों की बात होती है तो जब इदारे बुलाते हैं, तलब करते हैं, तो क्या ये दिया जाता है कि इदारे तो हुकूमत के मातहत है, इसलिए हम हुकूमत से इंसाफ मांग रहे हैं। बैठ चुका है हमारे साथ गुफ्तगू जहांगीर तरीन साहब का मामला, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर जहांगीर तरीन साहब चले जाते हैं पार्टी से, या वो
अलहदा हो जाते हैं तो क्या वो उन लोगों को अपने साथ ले जाएंगे जिनको जहाज़ में लेके आए थे, या वो पार्टी में ही रहेंगे? खैर आगे बढ़ते हैं। एक और अहम मामला है जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है किस चीज़ का, वैक्सीन के हवाले से। जब हम वैक्सीन के हवाले से बात करते हैं तो बार बार एक ही पैगाम देते हैं कि भाई एहतियात आपने करनी है। इल्ज़ाम है कि सिंध में कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी काफ़ी ज़्यादा जो डोजेस आ गई हुई हैं, 1 करोड़ के लगभग इन डोजेस के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी ख़रीदारी शफाफ और कानूनी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ख़त में ये लिखा है कि ड्रग पॉलिसी और ड्रैप के वाज़ेह करदा फार्मूले के मुताबिक वैक्सीन असल कीमत से कई गुना ज़्यादा दामों में मिडल मैन के ज़रिए ख़रीदी जा रही है। ये भी कहा गया है कि सरकारी वैक्सीन निजी सतह पर इस्तेमाल नहीं की जा सकती, जबकि निजी वैक्सीन किसी सरकारी अस्पताल में इस्तेमाल नहीं हो सकती। यानी कि सरकारी वैक्सीन ऐसे प्राइवेट अस्पतालों में दस्तयाब नहीं होनी चाहिए जो पहले से दरामद वैक्सीन लगा रहे हों। हमारे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे इस तमाम तर मामले पर राय ले लेते हैं कि वो इस तमाम तर मामले पर हमें क्या गाइड करेंगी। नौशीन साहिबा, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक जो डोजेस की ख़रीदारी है उसमें ना तो शफाफियत दिखाई दे रही है और ना ही वो कानून के मुताबिक हो रही है। हमें याद है कि इससे पहले भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया था कीमतों के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जितनी परचेजेस कर रही है और अभी तक जितनी वैक्सीन परचेज होकर पाकिस्तान में पहुंची हैं वो तमाम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर डील्स होती हैं और उनके थ्रू आती है, इसलिए उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट किसी जगह पर भी मिडल मैन को इन्वॉल्व नहीं कर रही। और इसमें कोई पहली बात नहीं है कि जो कुछ मिडल मैन्स ने अप्रोच किया भी गवर्नमेंट को तो वो असल प्राइस से 2 से 3 गुना ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो कोट करते हैं। पर बहरहाल फेडरल गवर्नमेंट जो है वो किसी किस्म की भी डील्स में मिडल मैन को इन्वॉल्व नहीं कर रही और वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है हमारी डील्स चल रही हैं। डायरेक्टली गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है। चाइना की गवर्नमेंट है, रशिया की गवर्नमेंट है, जो भी वैक्सीन जिस मुल्क से भी आती हैं। सिंध गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है कि वो एक सूबाई खुद मुख्तारी के तहत वो अपने डिसीजंस खुद कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट तो सिर्फ जो हमारे पास शेयर आता है उसमें से जो उनका ड्यू शेयर बनता है, उनकी रजिस्ट्रेशन जितनी हुई है या उनकी पॉपुलेशन जितनी हुई है उसके हिसाब से एक फेयर तरीके से जो कोटा या जो परचेजेस फेडरल गवर्नमेंट कर रही है उसके हवाले से वो सिंध गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपनी कुछ परचेजेस खुद भी करेंगे। अब और जहाँ तक हम लोगों को भी पता चला है कि वो मिडल मैन को शायद इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर वो मिडल मैन को इन्वॉल्व करेंगे तो ये कई गुना ज्यादा कीमत के नहीं। नौशीन साहिबा, फिर एनसीओसी का रोल क्या है जब लेटर एनसीओसी के चेयरमैन को लिखा जाए, उमर साहब को लिखा जाए और उसमें ये सारे मामला सामने आए, तो फिर एनसीओसी क्या कर सकता है इस मामले में, या क्या आप छोड़ देंगे कि नहीं सूबाई मामला है? नहीं जी, देखें गवर्नमेंट वो लोग अपने फंड्स, अपने प्रोविंशियल फंड्स यूज कर रहे हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के फंड्स यूज नहीं कर रहे हैं। वो जो अपनी सूबाई लेवल के ऊपर जो परचेजेस कर रहे हैं वो अपने बजट से कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का लेटर असद उमर साहब को बेशक सिंध हुकूमत के खिलाफ हो, आप लोग कुछ कर नहीं सकते, कुछ हो नहीं सकता। मेरा ख्याल है कि असद उमर साहब उनको क्वेश्चन तो जरूर करेंगे और उनको ये कहा भी जाएगा कि आप लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करें, कंपनी से डायरेक्ट डील करें, मिडिल मैन को इन्वॉल्व ना करें। मगर सूबों के पास खुद मुख्तारी है, एक हद तक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट उनको एडवाइस दे सकती है, उनको बाउंड नहीं कर सकती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का लेटर, इसकी आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? जी बिल्कुल, देखें अगर वो हमें हकायक से आगाह कर रहे हैं तो आवाम को भी पता चलना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ऑलरेडी आई एम श्योर पता भी था कि वो जो कुछ कर रहे हैं, हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। अगर ऐसा है डॉक्टर साहिबा, अगर ऐसा है तो ये लेटर मेरे ज़ाहिर इस वक्त पास है, इसका पहला पैराग्राफ अगर आपने पढ़ा, उस पहला पैराग्राफ जो है उसमें सिंध हुकूमत की बात नहीं हो रही। उस पहले पैराग्राफ में जो लिखी हुई है बात स्पुतनिक 5 वैक्सीन की, जो कि 8,449 रुपीज़ की मिल रही है against 3,850 rupees, which is 119% higher than the approved pricing mechanism defined in Drug Pricing Policy 2018. सवाल तो ये वफाक से हो रहा है, इसमें सिंध हुकूमत से सवाल नहीं हो रहा। देखिए, ये स्पुतनिक की वैक्सीन वो है जो प्राइवेट सेक्टर ने जो है इंपोर्ट की है, और प्राइवेट सेक्टर को जो प्राइस आप कोट कर रहे हैं वो ड्रैब की तरफ से एक प्राइस उनको रेकमेंड की गई थी, जिसके अंदर लैंडेड प्राइस प्लस 55% उनको एडिशनल एक्सपेंसेस जो उनके लोकल एक्सपेंसेस होने थे और प्रॉफिट के लिए ये एक फॉर्मूला तय करके उनको दिया गया था
कि आप इसके तहत जो है इसकी प्राइसिंग करें, क्योंकि ये वैक्सीन पहली दफ़ा आई है किसी मुल्क में, इसलिए इसके लिए प्राइसिंग का मैकेनिज्म जो रेफरेंस रेंजेस होती हैं वो मौजूद नहीं थी। तो लेकिन ये जो मैकेनिज्म पाकिस्तान में अपनाया गया, कि यही मैकेनिज्म पाकिस्तान जैसे दूसरे मुल्कों में अपनाया गया, कि वहाँ पर भी प्राइस इसी तरह से है? क्योंकि ज़ाहिर है जो स्टोरेज के मामला यहाँ पे हैं वही दूसरे मुल्कों में भी हैं। देखिए, इससे पहले तो आपको ये देखना है कि जिन बहुत सारे मुल्कों की जहाँ की आप प्राइसेस कोट करते हैं वो वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पर वैक्सीन बांग्लादेश इज नॉट वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री डॉक्टर साहिबा। जी, कौन सी? बांग्लादेश बिल्कुल वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, मगर आपको पता है कि वो बहुत क्लोज एलाई है इंडिया की, और इंडिया जो है वो उसको खास फेवर देता है। और वी आर आल्सो क्लोज एलाई ऑफ चाइना। हमें क्या फायदा मिल रहा है? जी, चाइना हमें बिल्कुल एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर साइनोफार्म, कैंसिनो बायो जो है, हम लोगों को ये 2 वैक्सीन जो उनकी तरफ से आ रही हैं वो हमें तो रीजनेबल रेंज पे इंडिया बांग्लादेश का अलाय है और बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में वैक्सीन लग चुकी है। चाइना बहुत बड़ा मुल्क है, हमारा अलाय है, लेकिन हमारे यहाँ अब तक एक बड़ी तादाद, सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं लगी। ये सारी प्रोसेस जो है वो पाइपलाइन में है, अब ये स्पीड अप हो गई है। इनिशियली मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये प्रोसेस बहुत स्लो था, मगर उसके अंदर लोगों की तरफ से भी हेजिटेंसी थी कि जो स्केड्यूल्ड लोग होते थे वो सामने नहीं आते थे। 30 to 40% टर्न आउट था हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जो स्केड्यूल्ड लोग होते थे, पर अब ये चीज़ बतदरीज बढ़ रही है और अब एक एक दिन में जो है वो 70-75 हज़ार वैक्सीन जो है वो लग रही है। लेकिन इससे मुताल्लिक कुछ जगहों पर ये भी मामला सामने आए हैं। मैं बिग सिटीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे इलाकों की बात करूं कि जब वहां पर वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। क्या ऐसे मामला को देखा जा रहा है कि जहां जहां पर वैक्सीन आप लोगों ने पहुंचानी है सेंटर्स में, वहां शॉर्टेज एटलीस्ट ना हो? जी बिल्कुल, ये इसको बिल्कुल बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। एक्चुअली इशू ये हुआ था कि कुछ सेंटर्स में वैक्सीन जल्दी खत्म हो गई थी और उसी शहर के दूसरे सेंटर्स में वैक्सीन मौजूद थी, तो उन सारी चीज़ों को स्टडी करके उन वैक्सीन को रीलोकेट कर दिया गया ताकि सारी, क्योंकि कुछ सेंटर्स में रश ज़्यादा हो गया था, वहाँ पे वैक्सीन जल्दी खत्म हो गई और कुछ सेंटर्स में एक्सेस पड़ी रह गई, तो उनको सारा रीलोकेट कर दिया गया है। ये सिस्टम्स मौजूद है हमारे पास कि वैक्सीन ट्रेस हो जाए, कहाँ पर है, कितनी तादाद में है, तो उसके मुताबिक उनको रीलोकेट कर दिया गया था। और अब मैं समझती हूँ कि सारे सेंटर्स में जो है वो वैक्सीन मौजूद है, अगर कहीं शॉर्टेज आती है तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस किया जाता है। अच्छा नौशीन साहिबा, लास्ट में ये भी बता दें कि ये जो हम दिखा भी रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो असद उमर साहब को कहा है, कहीं इससे वैक्सीन की खरीदारी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा? क्योंकि आम आदमी तो यही चाहता ना कि अगर वैक्सीन आ रही है और हुकूमत ये हमें सहूलत दे रही है तो ये जल्द अज जल्द हर शहरी तक पहुँचे। देखिए, वैक्सीन की खरीदारी जो फेडरल गवर्नमेंट कर रही है वो हमारा अपना एक पूरा स्केड्यूल है। अभी हमारे पास ये अप्रैल के महीने में 70 लाख वैक्सीन जो हैं वो चाइना से आ रही हैं, जिसमें से 30 लाख वैक्सीन कैंसिनो बायो की होंगी और 40 लाख वैक्सीन साइनोफार्म की होंगी। वो इसी महीने हमारे पास पहुंच जाएंगी और उसके बाद फिर मई और जून में और जुलाई के अंदर फर्दर स्केड्यूल। तो हमारे खरीदारी के ऊपर प्रोविंसेस की जो भी वो अपना करना चाह रहे हैं, एडिशनल है, खरीदना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट का अपना पूरा स्केड्यूल और टाइम टेबल, ठीक है, ये ज़ाहिर आप लोगों का एक प्लान है, लेकिन ये सारी अब तो हम प्रोक्योरमेंट की मामलात देख रहे हैं। आर वी स्टिल एक्सपेक्टिंग अ गिफ्ट मे बी फ्रॉम चाइना, मे बी फ्रॉम रशिया? सॉरी नहीं जी, गिफ्ट हमारा जो उसको गिफ्ट आप कह लें या कमिटमेंट कह लें, कोवैक्स का प्लेटफॉर्म जो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। अप्रैल आ गया, मार्च में आनी थी वहाँ से। जी, वो 20% पॉपुलेशन को कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से कब आ रही है वैक्सीन मिले? वो आनी चाहिए थी मार्च में, मगर चूंकि वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बन रही थी, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की, और वहाँ से आनी थी, तो इंडिया ने जो एक्सपोर्ट एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है उसको डिले कर दिया इस बेसिस के ऊपर कि हमारी अपनी मुल्क में बहुत ज़्यादा वबा है और इसलिए उन लोगों की तरफ से ये। डॉक्टर साहिबा, मैं ये समझूं कि पाकिस्तान में जो कोवैक्स के प्लेटफॉर्म से वैक्सीन आनी थी उसमें ताखीर भारत की वजह से हुई है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली उन्होंने, क्योंकि ये इस रीजन को सप्लाई करने की जिम्मेदारी जो थी, ठीक है, ये वैक्सीन भारत से आनी थी, लेकिन कि अपनी पॉपुलेशन में इस वक्त कोविड बहुत ज़्यादा फैल चुका है, दैट इज द रीजन कि उन्होंने इनकार किया। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा साथ मौजूद थी यहाँ पर, इससे मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। क्विक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। अभी आपको अफसोसनाक खबर देते हैं। खुशाब से जहां अदालत में पेशी पर जाने वाले अफराद पर मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी है, 4 अफराद की जान चली गई है। मजीद बात करेंगे, राना जहीर ने हमें ज्वाइन किया। जहीर बताएगा, कुछ पता चल सका कौन थे ये लोग, कहां से आए थे, कोई निशानदेही हो सकी?
जी बिल्कुल, खुशहाल संतरार रोड पर मुखालफिन की फायरिंग से 4 अफराद कत्ल जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। वाकया जो है वो दरीना दुश्मनी का नतीजा बताया जा रहा है। ढाक की राजा और पठान बिरादरी में जो है गुज़श्ता 3 साल से दुश्मनी चली आ रही थी, जिसमें पहले भी 2 अफराद कत्ल हो चुके हैं। आज जो है राजा बिरादरी जो है वो राजा बिरादरी के राजा यकूब वगैरह जो है 6 अफराद गाड़ी में सवार होकर अदालत जा रहे थे कि रास्ते में संद्राल चौक के करीब घात लगाए पठान ग्रुप ने फायरिंग कर दी है, जिनमें 4 अफराद मौके पर ही जाँ भाग जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। वाकई की इत्तला मिलते ही डीपीओ खुशाब मोहम्मद नवीद मौके पर पहुंच गए और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए इलाके की नाकाबंदी करवा दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे और दुनिया भर का चक्कर लगाते हैं। कुछ खबरें आज जो हमने आपके लिए निकाली हैं उसमें सबसे पहले खबर है यूएई से, जहां फेस मास्क की मदद से एक अनोखी चोरी पकड़ी गई। घर की मालिकन के मुताबिक जो उनके खादमा थीं उनके कमरे से तसलसल के साथ चोरी कर रही थीं, जिसका इंकशाफ ऐसे हुआ कि जब उन्होंने अपना नक्शो निगार वाला फेस मास्क उस खादिमा के कमरे में देखा। फिर तलाशी ली गई तो उस कमरे से मोबाइल फ़ोन, आईपैड्स, ज्वेलरी, कीमती चश्मा और दीगर चीज़ें बरामद हुईं। फिर हुआ ये कि हुई गिरफ्तारी, ये खादमा गिरफ्तार कर ली गई। और देखें अक्सर ऐसे लोग होते हैं कि मास्क लगाकर चोरी करते हैं ना, और इस मास्क से चोर पकड़ा गया। अच्छा जी, आगे खबर है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर साहिल पर ऑक्टोपस ने जियोलॉजिस्ट पर हमला कर दिया, जिससे उसकी गर्दन, कमर, बाजू पर भी लाल निशानात पड़ गए। और जनाब जियोलॉजिस्ट ने ऑक्टोपस के हमले की वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर की है, जो कि बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। और इतना ख़तरनाक ही हमला, मतलब ऑक्टोपस इतना ख़तरनाक हो सकता है? आई डोंट नो, कभी हमला किया नहीं पर हो सकता है खतरनाक। आगे बढ़ते हैं जनाब, ज़रा वापस पाकिस्तान का रुख कर लेते हैं। कव्वाली का फ़न सदियों से बर्रे सगीर में मौजूद रहा है, मगर मौजूदा दौर में इस फ़न में दिल्ली घराने के 2 भाइयों का तोती बोल रही है। और अपने बड़े भाई यानी फरीद अयाज के साथ फ़न का मुजाहरा करने वाले अबू मोहम्मद से मिलवाएंगे हमें रेहान अहमद। खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत गायकी, खूबसूरत अदायगी, तो आज देखते हैं। मोहे अपने ही रंग में रंग दे, मोहे अपने ही रंग में रंग दे, तू तो साहिब मेरा महबूबे इलाही। अबू मोहम्मद और फरीद अयाज मौसीकी के दिल्ली घराने के वो चश्मो चिराग जिन्होंने तने तन्हा फन कव्वाली को इस दौर में भी मकबूल बनाया हुआ है। और उनकी शोहरत का तूती सरहद पार भी इतनी ही शिद्दत से बोल रहा है। अपने बड़े भाई फरीद अयाज के साथ फ़न का मुजाहिरा करने वाले अबू मोहम्मद समझते हैं कि मौजूदा दौर में जो कुछ कव्वाली के नाम पर पेश किया जा रहा है उससे इस फ़न को नुकसान पहुंच रहा है। कव्वाली का मकसद कौल का बयान करना, कौल भी अच्छे कौल। हमारी कोशिश है कि जो कव्वाली का असल वर्जन है, असल चेहरा है, उसको लोगों को दिखाएं कि कव्वाली असल ये है, और जो चीज़ बाज़ार में हो रही है वो गाना बजाना तो हो सकता है, वो कव्वाली नहीं है। अपने दौर के बड़े और नामवर कव्वाल इस फ़न में कमाल हासिल करने के बावजूद नौजवानों में ज़्यादा मकबूल नहीं हुए थे, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर फरीद अयाज और अबू मोहम्मद के मद्दाहों में नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद भी शामिल है। नहीं है आसरा कोई हमारा या रसूल अल्लाह। यहाँ तक अल्लाह के करम से जो हम पहुँचे हैं उसमें हमारी ज़ाती काविशों का बड़ा अमल दखल है। फरीद भाई को भी सिद्धार्थी अवार्ड से नवाजा गया, और अभी पिछले साल अल्लाह के करम से मुझे भी सिद्धार्थी अवार्ड से नवाजा गया है, तो हम मुतमईन हैं। अपने पसंदीदा कलाम के हवाले से अबू मोहम्मद कव्वाल ने कहा कि ऐसे कलामों की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है, मगर फिर भी कुछ कलामों का जिक्र किया जा सकता है। सभी मकबूल थे, मगर लोगों की जो बोलते हैं ना कि वो जो लोग कैची जो है ना, वो पिया घर आया, शिकवा जवाब शिकवा हमने किया था, तो हमने सब में पहला वर्जन किया था कंगना क्लासिकल, वो चीज़ लोगों में बहुत मशहूर है। मौसीकी का फ़न चाहे कितनी ही मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने क्यों ना आ जाए, मगर कव्वाली सुनने का आज भी अपना ही मज़ा है। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।
क्या बात है, ज़बरदस्त। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अफ्रीकी मुल्क से खबर है जहां ज़ेर तामीर एयरपोर्ट पर पायलट ने गलती से जहाज़ लैंड कर दिया। ये ज़ेर तामीर एयरपोर्ट असल एयरपोर्ट से थोड़े ही फासले पर है। ज़मीबिया में कंट्रोल टावर बार बार पूछ रहा है कि पायलट कितने जा रहे हो, सानू नज़र ही नहीं आ रहे। तो इस कन्फ्यूजन के दौरान जहाज़ लैंड कर गया। इथियोपियन एयरलाइंस का ये तैयारा जिस एयरपोर्ट पर उतरा इसका इफ्तिताह गुज़श्ता बरस होना था, बट ड्यू टू कोविड नहीं हो सका और तमाम परवाज़ें अभी तक दूसरे हवाई अड्डे पर ही उतारी जा रही हैं। तो हो गई थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ पर लैंड करके, दैट्स फाइन। हाँ, या फिर पायलट ने सोचा होगा पता नहीं और कितनी देर तक ये मामला रहना है कि इसका इफ्तिताह नहीं होना, तो मैं खुद ही इफ्तिताह कर दिया, खुद ही इफ्तिताह करके मैं लैंड कर लेता हूँ। अच्छा जी, कैलिफोर्निया से खबर है जहाँ पर समंदर में एक साथ हजारों डॉल्फिन्स की तैराकी की वीडियो खूब वायरल हो रही है। ये मंजर सयाहों ने कैमरे में कैद किया और डॉल्फिन की वीडियो देखने के बाद लोगों ने अपनी ये राय दी कि ऐसा मंजर देखकर ज़हनी सुकून मिल रहा है। मुझे स्क्रीन पर देख के इतना मजा आ रहा है, तो जिसने एक्चुअल देखा होगा उसके लिए तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। आप तो वैसे मिलके भी आए थे ना? नहीं, मैं मिलकर मैंने हजारों डॉल्फिन नहीं देखी, मैंने जो देखी है वो थी कोई 10-15। कोई आगे सेहत के लिए तो नहीं काफी नहीं, मेरा दिल चाह रहा है कि फिर जाऊँ, मैं कूद जाऊँ वहीं पर। इंशाल्लाह अब जाएंगे तो प्लीज अकेले जाएगा क्योंकि मुझे समंदर से वैसे ही बाद में वापस आऊँगा कि अकेले चले गए, मुझे लेकर नहीं गए, मुझे बताया भी नहीं। आगे खबर कहाँ से है? जनूबी कोरिया से जनाब। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में नौजवान जोड़े ने नुमाइश में रखी 7.5 करोड़ से जायद मालिद की तस्वीर को गलती से खराब कर दिया है। वो देखें, उन्हें वो ना ब्रश लेके खड़े हो गए और जब ये तस्वीर अभी खराब करने से पहले क्या है कि बात की है बात की है ना, ज़ाहिर है बात की है। सीसीटीवी वीडियो में उन्हें पेंट और ब्रश का इस्तेमाल करते देखा जा सकता है। जोड़े ने बाद में एतराफ़ किया कि उन्हें ये लगा कि तस्वीर को पेंट करने की इजाज़त है, दैट्स व्हाई उन्होंने कर दिया। ज़ाहिर है आपने वहाँ पेंट और ब्रश रखा, उन्होंने कर दिया। ऐसे इसके दिखाने चाहिए कि पहले क्या थी है। वैसे अंदाजा तो हो रहा है पहले हो सकता है नहीं लगा हो कि इसके ऊपर सबाया ब्रश यूज किया। पहले भी तो इट्स काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट, तो अगर उन्होंने 2-4 ब्लैक ऐड कर दी तो मेरा ख्याल है कोई मसला नहीं। अभी भी वही मैं कह रही हूँ कि शायद उन्हें लगा होगा कि पहले भी लोग आए ना तो उन्होंने इसको इस तरह से किया है, ब्रश यूज किया, इसके लिए तो हम भी डाल देते हैं। ना रखते ब्रश, ना रखते या पेंट सूखा हुआ रखते हैं। हाँ देखिए, इंतजामिया की भी गलती है। आगे बढ़ते हैं जनाब, आगे आप बढ़ते हुए कोविड-19 की जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा तो यही कहते हैं एहतियात करें, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि जी एक दफ़ा हो गया दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कोरोना से सेहतयाब अफराद दोबारा भी इस वबा में मुब्तला हो सकते हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि हर शख्स को कोरोना SOPs पर अमल करना चाहिए, क्योंकि कुछ अफराद ना सिर्फ कोरोना में दोबारा मुब्तला हो सकते हैं बल्कि इसके फैलाव का सबब भी बन सकते हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह के केसेस सामने आए हैं, बल्कि ऐसे केसेस भी सामने आए जिनमें मरीज 3 बार कोरोना का शिकार हुए हैं। कोरोना पलट कर वार कर रहा है और ऐसे में चेयरमैन बराबरी पार्टी और मारूफ गुलकार जवाद अहमद साहब, इन्हें सेकेंड टाइम कोविड हुआ है। अक्टूबर में इन्हें कोविड हुआ था, नवंबर में क्लियर हो गए थे, लेकिन अब दोबारा से इनको मार्च के एंड में कोविड हुआ है। इससे मुताल्लिक जब कल हमारी उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, यूँ महसूस हुआ एक्सरसाइज करते करते कि शायद हार्ट अटैक हो गया, खुदा ना खास्ता, वो ज़्यादा तबीयत उनकी बिगड़ गई थी। सिम्टम्स पहले की निस्बत उनके इस बार थोड़े सीवियर हैं। पाकिस्तान में जिस तरह हम देख रहे हैं कि कोविड पलट कर वार कर, और तीसरी मरतबा के केसेस भी कुछ दिन पहले हमने शेयर किए थे आपसे कि ऐसे मामला हैं, तो इस पर बात करते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या कोविड के जो वायरस म्यूटेंट्स की वजह से ये हो रहा है, या कि जो इम्यूनिटी है उसका एक टाइम पीरियड है जिसके बाद दोबारा से हम वल्नरेबल होते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट दिस वायरस। इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर जावेद अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, यूँ तो ज़ाहिर हम देखते हैं कि दीगर ममालिक से, स्पेशली अगर हम इस खित्ते की बात कर लें और पड़ोसी मुल्क भारत की बात कर लें, तो खासे से बेहतर हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में कोई म्यूटेंट वायरस है जिसकी वजह से मामला ज़्यादा ख़राब है, अपार्ट फ्रॉम दैट B117 दैट UK वेरिएंट? बहुत शुक्रिया। देखें, पाकिस्तान में 2 चीज़ें फ़र्क हैं। एक तो जाहिर है पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क अनफॉर्चुनेटली बनने जा रहे हैं और 30 सालों के बाद। और दूसरा ये भी है कि हमारी साख्त बड़ी फ़र्क है, हमारी इवन कल्चर बहुत फ़र्क है, एनवायरनमेंट बहुत फ़र्क है, और हमारी हैबिट्स भी ज़ाहिर है इंडिया से फ़र्क हैं। वहाँ पे वेजिटेरियंस हैं, हम मीट ईटिंग हैं, और हम 95% अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं।
तीसरी ये चीज़ है कि जो वायरस की आपने बात की कि वायरस भी डेफिनेटली ये वायरस की इस वक्त 139 म्यूटेशंस हो चुकी हैं जो रिकॉर्डेड हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज काम कर रही है इन म्यूटेशंस पे, और ये म्यूटेशंस हम डेली डाटा अपलोड करते हैं अपने म्यूटेशन ब्राउज़र्स पे। ये UHS का है 6 बजे। तो पाकिस्तान में इस वक्त कोई 13 के करीब म्यूटेशन की वायरस है मुख्तलिफ एरियाज़ में, जिसको हम GB स्ट्रेन कहते हैं और KPK स्ट्रेन कहते हैं, इसलिए पंजाब स्ट्रेन है। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेन हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा म्यूटेशंस नहीं हैं, कंसिडरिंग कि ये एक RNA वायरस है, बहुत बड़ा वायरियोम साइज़ है इसका, और इसकी जो म्यूटेटिंग पोजीशंस हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी कितनी है इसमें म्यूटेट होने की, वो 39,000 है। तो उस हिसाब से ये इतनी नहीं है। वेरिएशंस ज़रूर आई हैं, जो आपने B117 का बात की, वो 17 वेरिएशंस एकदम आई, जिनमें से 2 म्यूटेशंस थी, और ये ज़्यादातर वेरिएशन आई स्पाइक प्रोटीन्स में, यानी कि इसके लगाव में, जिसमें बच्चों को भी इफेक्ट किया। और वो जहाँ तक आपने हमारे जो मुल्क के सरमाया हैं और बड़े अच्छे गुलकार और सोशल वर्कर हैं जवाद, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे जल्द से जल्द, उनकी बात की, तो ये कोई अनयूजुअल स्टोरी नहीं है। जैसे आपने इंट्रो में भी कहा कि सेकंड टाइम बहुत कॉमन है और थर्ड टाइम भी इतना कॉमन नहीं, लेकिन मैंने भी मरीज़ देखे हैं। देखें, हमें समझने की ये चीज़ है कि ये इसमें डैमेज होता कहाँ है। देखें, इसके 2 फैक्टर्स हैं जो मोर्टेलिटी ड्राइव करते हैं, जो और मॉर्बिडिटी ड्राइव करते हैं, यानी कि सीरियस डिजीज़ या खुदा न खास्ता डेथ होना। एक तो नमोनियाज हैं जो आपके फेफड़े में होते हैं, और फेफड़े की जो काम है कि आपकी ऑक्सीजन हवा से लेके खून को देना, वो नहीं दे पाता, इसलिए हाइपोक्सिया हो जाता है। दूसरी इसकी ये है कि ये क्लॉटिंग का आपका मैकेनिज्म जो है उसको दरम बरम कर देता है, तो आपका इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग, आपके खून की नालियों के अंदर ही क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, और वो ज़्यादा सीरियस है। और ख़ासकर ये दूसरी दफ़ा जो हुआ जवाद को, जो चलते हुए उन्हें इस तरह लगा जैसे हार्ट अटैक हुआ, तो इसका हार्ट अटैक होने की भी एक वजह यही है कोविड आजकल यंग लोगों में, और इसी तरह फालिज होने की भी वजह है, इसी तरह उनके पाँव में क्लॉट चले जाने की वजह है। फालिज के बाद ये बहुत कॉमनली प्रेजेंट कर रहा है। मुझे बताइएगा सर कि ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये इस वक्त हो रहा है सर, थिक हो जाता है, क्लॉट हो जाता है, और इस लेकिन क्या पाकिस्तान में सर ऐसा मामला हो रहा है कि कोविड हुआ और उसके फौरन बाद हार्ट अटैक या पैरालिसिस, फालिज, या कुछ टाइम बाद ये होता है? देखें, बच्चों में ऐसा होता है कि ये कोविड होता है तो उसके बाद 6 हफ्ते का टाइम होता है, और उसके बाद उनको हार्ट की एक प्रॉब्लम होती है, कावासाकी डिजीज़, जो कि एक फ़र्क चीज़ है, वो इम्यून मीडिएटेड है, एंटीबॉडी मीडिएटेड है, कि हार्ट की शरियानें बहुत बड़ी हो जाती हैं और उनमें खून की गर्दिश ख़त्म हो जाती है। बड़ों में बहुत कॉमनली हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक भी, फालिज भी, क्लॉटिंग डिफरेंट वेस्कुलर बेड्स में। तो जाहिर है वो जब डिफरेंट, क्योंकि उस बेड का तो कसूर नहीं है, ब्लड का कसूर है कि ब्लड में DIC हो गई, यानी कि अंदर ही वेस्कुलर क्लॉटिंग शुरू हो गई। तो इसीलिए हम खून पतला करते हैं सीरियस डिजीज़ में, और बड़ा एग्रेसिवली पतला करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे हमें पता है कि लो मोलेकुलर वेट हेपरिन ही नायाब हो गई अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में, और ब्लैक की सूरत हाल जैसे हमेशा होती है। तो इसीलिए हर मौलिज जो भी सीरियस मरीज़ होता है उसका खून ज़रूर पतला करता है, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है हमारा। बल्कि हम जो हार्ट अटैक के बाद देते हैं, हम उसका एक ट्रायल कर रहे हैं जिसको हम थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी कहते हैं, यानी कि बिल्कुल क्लॉट को डिज़ोल्व करने वाली, वो भी हम काफ़ी लोगों में इस्तेमाल करना हमें पड़ती है, चाहे वो थ्रोम्बोक्सिन को डिज़ोल्व करने के लिए। तो ये इसलिए ये इसको ऐसे ही आप समझें कि पाकिस्तान में भी हो रहा है, और ये कोएगुल क्लॉटिंग एबनॉर्मेलिटी तकरीबन हील होने के 6 माह तक रहती है आपके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक और चीज़ समझा दें। मैं और यकीनन हमें जो देख रही है आवाम, वो ये जानना चाहेंगे कि जब हम कहते हैं कि आपको कोरोना पहली दफ़ा हिट किया तो इसके ये सिम्टम्स आते हैं, दूसरी दफ़ा में भी वही चीज़ फील होती है, तीसरी दफ़ा में भी वही, या दूसरी और तीसरी दफ़ा में सिम्टम्स अलग हैं, अलामात अलग हैं, कि ना आपको बुखार हो रहा है, ना जिस्म में दर्द हो रहा है, और आपने एक रैंडम टेस्ट कराया तो पता चला जी कि आप तो कोविड पॉजिटिव हैं? देखें, वो तो जो आप कह रहे हैं, देखें 30% कोरोना के टेस्ट जो हैं जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए करते हैं कि हम वैक्सीनेशन की ट्रायल्स कर रहे हैं, तो हम हर वैक्सीनेट करने से पहले RT-PCR करते हैं।
तो उनमें बहुत सारे पिक होते हैं जिनको अलामत कोई नहीं होती, और देखा गया कि 30% जो जिनको कोरोना होता है उनको अलामत होती नहीं है, खासकर पहली दफ़ा। सेकेंड टाइम जब उनको होता है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको 90% को अलामात ज़रूर होती हैं, और यही अलामात होती हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, गले की खराश, और खुदा ना खास्ता ये जैसे सर ये तो बहुत कंसर्निंग बात हो गई हुई, ये तो बहुत कंसर्निंग बात हो गई सर कि वो तमाम शहरी जो पहले ये सोच रहे थे कि उन्हें कोई सिम्टम्स नहीं है, वो बड़े चिल एंड रिलैक्स फिर रहे थे, उनके लिए ज्यादा खतरा है। जो पहले एसिम्प्टोमेटिक थे उन्हें ज्यादा खतरा है कि दोबारा कोरोना होगा तो वो खुदा ना खास्ता हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, सिम्टम्स सिवियर हो सकते हैं। एब्सोल्युटली। और इसका देखें, हमें आपके देखने और सुनने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि जिनको हो चुका है उनको चाहिए फ़ौरन वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि उनका रिस्क और मोर्टेलिटी ज़्यादा है सेकंड अटैक की। अगर वो ये समझते हैं, अपनी एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराते हैं और वो अक्सर कहते हैं जी मेरी तो 250 हैं, 300 हैं, ये न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, ये वो प्रोटेक्टिव नहीं है, ये नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ हैं। आपको स्पाइक एंटीबॉडीज़ डेवलप करनी है जो वैक्सीनेशन के ज़रिए डेवलप होती हैं, वो कुछ अरसा आपके रहती हैं, और उनकी बाद में आपने फिर और इंजेक्शन लगवाने हैं या उसका बूस्टर लगवाना है या जो भी वो एक, लेकिन यू आर नॉट एक्सक्लूडेड, आपको बल्कि ज्यादा जरूरत है वैक्सीनेशन की अगर आप रिकवर कर चुके हैं। ओके, नहीं सर, जिसको कोरोना हुआ उसकी एंटीबॉडीज डेवलप हुई तब भी उसे वो इतना फायदा नहीं देंगे, शायद बिल्कुल फायदा नहीं देंगे कि दूसरी बार कोरोना ना हो, फायदा सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन से ही होगा। अच्छा, एब्सोल्युटली, वो स्पाइक एंटीबॉडीज होती हैं, वो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज हैं, वो आपकी वायरस को नहीं डैमेज करती। जो वैक्सीन के अगेंस्ट होती हैं वो आपकी अटैचमेंट टू योर बॉडी रोकती हैं, तो दे आर मोर इम्पॉर्टेंट, ताकि आपके अटैच ACE2 रिसेप्टर्स पे हो ना सके ये वायरस, आपके इंटरनलाइज ना हो सके बॉडी में, तो इसलिए वो डेवलप होना जरूरी है, और वो आपके सिर्फ वैक्सीन से ही होगी। कोई भी वैक्सीन हो, सब एंटी स्पाइक पे ही काम करती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज समझाएगा कि अगर किसी शख्स को कोरोना हो गया और उसने 14 दिन का क्वारंटीन भी पूरा कर लिया, उसके बाद भी वो जब भी टेस्ट करवाता है, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते, उसका पॉजिटिव ही आ रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान में शायद लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते, 14 दिन पूरे हो गए ना टेस्ट करवाते हो, घर से बाहर निकलना भी शुरू कर देते हैं। क्या वो जो दोबारा टेस्ट होने पे पॉजिटिव आता है 1, 2, 3 दफा, वो भी ज्यादा खतरनाक है? नहीं, वो बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है। देखें, आपको समझनी चाहिए कि ये जो RNA वायरस है बहुत बड़ा वायरियोम पार्टिकल है, ये आपका जब आपको खुदा न खास्ता हो जाता है तो 12 दिन जब आप पॉजिटिव टेस्ट हो जाते हैं, जब उसके बाद आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप अपना लॉकडाउन खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी जो SOPs का भी पाबंदी नहीं करें, वो जरूरी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको दोबारा टेस्ट कराने की इसलिए जरूरत नहीं है कि फॉल्स पॉजिटिविटी इसमें बहुत ज्यादा है, और ये गाइडलाइंस भी आपके तिली के अंदर ये वायरस टूटती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, तो उसके पार्टिकल आते रहते हैं, पार्टिकल आपके पिक होते रहते हैं, कई दफा महीनों होते रहते हैं, उनकी कोई सिग्निफिकेंस। बिल्कुल ठीक है सर। बस एक सवाल और, आपने भी कुछ देर पहले कहा कि जो क्लॉटिंग का इशू आ रहा है कोरोना पेशेंट्स को बाद में, वो 6-6 महीने तक आ रहा है, सर क्या सजेस्ट करेंगे उन तमाम अफराद को जो कि इस वक्त कोविड पॉजिटिव हो चुके, बेशक पहली वेव में हो, दूसरी में हो, तीसरी में हो, कि 6 महीने की एहतियात क्या है? बहुत अच्छे सवाल है ये। देखें, 6 महीने की एहतियात ये है, डिपेंड करेगी आपकी उम्र पे और आपको कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपका चांस क्या है हार्ट अटैक होने का या फालिज होने का। हम ये करते हैं, अगर सीरियस डिजीज़ से अल्लाह ताला सबको शिफा दे, शिफा होता है, या मॉडरेट डिजीज़ से भी होता है, तो उनको एंटीकोएगुलेशन 6 मंथ्स के लिए रखते हैं, उनका खून पतला किए रखते हैं। मुख्तलिफ अदवायात हैं, रिवारोक्सीबैन है, या अगर आपके गुर्दे अफेक्टेड हैं तो हम अपिक्सीबैम देते हैं। टीके जो क्लेक्सेन है या आपका एंटीकोएगुलेशन है बाय इंजेक्शन, उसको रोक देते हैं, लेकिन ओरल एंटीकोएगुलेशन हमारी भी रिकमेंडेशन है और दुनिया में भी रिकमेंडेशन है कि 6 माह आप वो एंटीकोएगुलेशन करेंगे और अपने ब्लड के टेस्ट, डी डायमर्स वगैरह कराते रहेंगे और उनको नॉर्मलाइज्ड रखेंगे। ठीक है, जाहिर है आपका
क्लॉटिंग का, आपका ब्लीडिंग का रिस्क बड़ा होता है, और वो रिस्क इतना ज़्यादा नहीं बड़ा होता जितना ये बचाता है, इसलिए हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं 3 to 6 मंथ्स। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है जनाब कि अगर किसी को कोविड हुआ है, चाहे सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, अगले 6 महीने बहुत अहम होते हैं, बड़ा ध्यान रखना होता है और ब्लड के टेस्ट कराने होते हैं ताकि आप किसी भी रिस्क से बच सके। थैंक यू वेरी मच सर, मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। आ चुका है वो महीना जिसमें किसी का नहीं रुकता पसीना, और ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर के हर कमरे में हो एसी, तो जनाब एसी हो गया है बड़ा महंगा, जेब से हो गया है बड़ा दूर। जेब ढीली भी नहीं करना चाहते, कमरा ठंडा भी रखना चाहते हैं, तो ऐसे में कौन सा ऐसा इलाका होगा, कौन सा ऐसा बाजार होगा जहां ब्रांडेड एसी, महंगा एसी कम कीमत में मिले, 50% पे मिले तो गलत नहीं होगा। तो जनाब लाइन ज़ीरा की ये है वो मार्केट जहाँ पर इसी तरह से मिलते हैं एसीज़, वो डीसी इन्वर्टर हो, वो सादा एसी हो, वो मिलता है आपको बड़े कम दामों में, सर्विस होकर, वारंटी के साथ, और आपको मिल जाएगा जब वो एसी तो आपकी जेब पर नहीं पड़ेगा वो भारी। यहाँ के मार्केट का विजिट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर किस एसी की डिमांड है ज़्यादा और दाम क्या चल रहे हैं, एक ब्रैकेट क्या है जिसमें आप आराम से एसी यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं। आइए मेरे साथ। एक शॉप में आ चुके हैं, शहरोज यहाँ पर हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी दुकान में इस वक्त कौन कौन से ब्रांड के एसीज मौजूद हैं, कीमत क्या है, फ़र्क कितना है, जो नया एसी है वो मार्केट में कितने का मिलता है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते अगर वो इस मार्केट में आते हैं और कोशिश करते हैं कि यहाँ बात बन जाए, तो कौन कौन से एसी की ऑप्शंस इनके पास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शहरोज मुझे बताएं कि जिस तरह ये एसीज रखे हुए हैं, ये डीसी इन्वर्टर है? जी डीसी इन्वर्टर है। अच्छा, ये बिल्कुल ओके है इस वक्त? जी बिल्कुल ओके है ये। अच्छा शहरोज, अब यहाँ तो आपको मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड के एसी रखे हुए हैं, तो 1 टन हो 1.5 टन हो सारे ही हैं? जी बिल्कुल सब हैं, ये 1.5 टन के हैं और ये बाकी 1 टन के हैं सारे। अच्छा, तो हम स्टार्ट ज़रा 1.5 टन से कर लेते हैं, ज़रा बड़ा कमरा हो तो 1.5 टन ही चलेगा, ज़ाहिर है। तो 1.5 टन का ये एसी ये बिल्कुल ओके है? जी बिल्कुल ओके है, ये 0 मीटर करके रखा हुआ ओके। तो ये कितने का है? ये है कम से कम 35,000 रुपये का। अच्छा, आप बताते कितने हैं जब कोई आके पूछता है आपसे कि भैया ये एसी कितने का? हम 40 बताते हैं, 35 बताते हैं, फिर 30-32 में दे देते हैं। अच्छा, यानी 30 तक में आराम से आप लोग दे देते हैं। काफ़ी ज़्यादा एसी की आपके पास मैं देख रहा हूँ वैरायटी है। जब से गर्मी का मौसम हमने देखा कि थोड़ा सा पीक होती जा रही है उसकी और शिद्दत बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में क्या ग्राहक भी ज़्यादा आना शुरू हो गए? जी बिल्कुल आ रहे हैं ग्राहक, और डीसी इन्वर्टर को ही जा रहे हैं, वैसे सादे तो ले नहीं रहे अभी लोग। अच्छा जी, और 8 बजे तो वैसे ही शॉप बंद कर देते हैं कोरोना के चक्कर में, तो इस वजह से कम कारोबार है अभी। बाकी लाहौर वगैरह तो भेज रहे हैं माल ऐसे डीसी इन्वर्टर। यानी मैं ये समझाऊं कि जो भी आ रहा है उसकी शायद प्रेफरेंस यही है कि हम डीसी इन्वर्टर ही लेकर जाएं। जी जी बिल्कुल डीसी इन्वर्टर, क्योंकि बिजली कम लेता है। तो डीसी इन्वर्टर की मेंटेनेंस आसान है कि इस एसी की? सादे एसी की मेंटेनेंस आसान है, लेकिन बिक वो रहा है। जी बिक वो रहा है, उसमें डबल खर्चा होता है। ठीक है, उसमें कार्ड है, कार्ड ख़राब हो हम रिक्स के उठाते हैं, रिक्स से उठाने के बाद फिर हम उसके अंदर काम करना लेवल पर आ जाता है। आ चुके हम सर्विस एरिया में, और ये एसी का यूनिट जो कि मैं कहता हूँ इंतहाई तरक्का हुआ है, बहुत ही गंदा, बहुत ही मैला, लेकिन इसको यहाँ पर साफ़ किया जा रहा है, सर्विस इसकी हो रही है। तो जो कर रहे हैं सर्विस, थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप तो इस एसी को मेरा ख्याल है चमकू देंगे। जी जी चमका देंगे बिल्कुल। ये जितने एसी आपके पास आते हैं यूज़, तो सारों की हालत ऐसी होती है? सबकी हालत होती है, धो के सर्विस के सब चमक जाते हैं सारे। अच्छा, तो ये पूरा एसी धुल जाता है? जी। अच्छा, तो कितना वक्त लगता है इसकी धुलाई में, और फिर ज़ाहिर है इसको पूरा चेक करना कि क्या ख़राबी है, क्या मसला है? ज़्यादा 5-10 मिनट लगते हैं पूरे सर्विस होने के अंदर। बस 10 मिनट में जनाब एसी वो धो जाते हैं, और फिर जो भी उसमें इशू होता है कि टांके का मसला हो, कोयल्स का मसला हो, तो उसको भी ठीक किया जाता है। चलते हैं और दुकानों में भी और देखते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। साहब आए हैं यहाँ पर इसी मार्केट में, देखते हैं उनकी बात बनती है नहीं, लेकिन ज़रा उनसे पूछते हैं कि इस मार्केट का उन्हें कैसे मालूम हुआ, और क्या वो यही सोच कर आए कि पैसे बच जाएंगे इस मार्केट से अगर हम चीज़ लेकर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस मार्केट में हम आए तो हमें तो ये मालूम हुआ कि बहुत सी दुकानें हैं, और एसी जो है वो जो नया एसी बड़ा महंगा और कम कीमत में ऑलमोस्ट 50% में यहाँ पे मिलते हैं। आप पहले भी कभी आए यहाँ पे? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। अच्छा,
एक्चुअली मेरा आउटर ख़राब हो गया तो मैं वो देख रहा था, कोई आउटर देखने, मुझे जो एसी मैकेनिक है उसने बताया था। अच्छा। तो मैं अभी ज़्यादा जो है ख़र्चा करना चाह नहीं रहा कि कोई नई चीज़ खरीदूँ, तो दैट्स व्हाई आई केम हियर। ज़बरदस्त। चलो जी, आउटर ख़राब हो तो उन्होंने कहा खर्चा कम हो जाए, दैट इज़ व्हाई ही इज़ हियर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे हमें ये मालूम हुआ है कि यहाँ पर एक दुकान ऐसी है जहाँ पर मिल रहा है एसी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए में। ये 15,000 रुपए का एसी क्या टनाटन चलेगा या नहीं चलेगा, ये बात करने के लिए हम पहुँच चुके उस दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, मालिक का बड़ा करम है। सुना है 15,000 का एसी आपके पास? जी बिल्कुल है। ये 15,000 का एसी कितने टन का है? 1 टन का। 1 टन का एसी टनाटन चलेगा, दौड़ेगा। क्या बात है। तो ये 15,000 का कम से कम आपके पास कीमत का एसी है। उसके बाद डीसी इन्वर्टर की कीमत क्या है? 25,000 रुपए 1 टन के। सर ये जो 15,000 का एसी है इसमें कोई मसला नहीं है, गैस भी है, कॉइल भी ठीक, सब सेट? गैस नहीं होती। अच्छा। ना हम गैस डाल के देते, हम लगवाने के बाद बोलते हैं हमारी गारंटी है 3 दिन की, 5 दिन की, जैसा दुकानदार ऐसी गारंटी देता है। मैं 10 दिन की गारंटी देता हूँ। और ये गैस कितने में डल जाती है? गैस वैसे तो खर्चा 1,000 का आता, मैकेनिक लोग 3,000 रुपए लेते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चे भी पाल लें। जाहिर है। अब फिज़िबिलिल्लाह तो कोई काम नहीं करेगा आपके लिए और मेरे लिए। बेशक। लेकिन इसका मतलब है कि 18,000 में आपको कम से कम कीमत में एसी मिल जाएगा। सर मुझे बताएं, आपकी दुकान में सबसे सस्ता कम कीमत एसी कितने का है? कम से कम कीमत वाला आपको 18,000 रुपये। 18,000 में मिल जाएगा। डीसी इन्वर्टर ज़्यादा बिक रहे हैं कि सादे एसी ज़्यादा बिक रहे हैं? इस टाइम तो इन्वर्टर ज़्यादा। अच्छा सादे वाले पे कोई आदमी। ठीक है सर, मुझे बताएं कि जो आप लोगों के पास एसी आते हैं, यूज्ड एसी आते हैं, जहाँ से भी आप लोग लेके आए, वो ऑफिस से हो या बैंगलोर से हो, वो एसी कितने का मिलता है आपको? ये भाईजान कोई मिलता है 8,000 का, कोई 10,000। फिर ऐसी कंडीशन। ठीक है, उस पे कितने पैसे और लगाने पड़ते हैं? उसमें भाईजान खराब भी करते हैं, अच्छे भी करते हैं। तुक्का लग जाता है। अल्लाह ताला एक में भी छक्का लगा देता है, नहीं तो बैठे रहते जेब से भी चले जाते। मुझे ये बताएं कि ये जो साफ़ सफाई हो रही है, एक एसी आपके पास आता है, आप उसे साफ़ करते हैं, जो ख़राबी हो वो निकालते हैं, कितना वक्त लगता है इसमें? इसमें तकरीबन कम से कम पूरे एक एसी में 1 से 1.5 घंटा लगता है हमारे को। अच्छा। उसके अंदर जो है ना लीकेज चेक होती है, प्रेशर लॉक होता है, उसके बाद सर्विस होती है, सर्विस के बाद फिटिंग होती है। ये कितने साल पुराने एसी होते हैं जो आप लोगों के पास होते हैं, जो आप बेचते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीज़न 2 सीज़न चले हुए होते हैं। अच्छा। मेहनत उसी पे की जाती है जिसमें जान होती है कि बस चलेगा ही आगे। ठीक है, तो ये अब 1 टन है? नहीं, ये 1.5 टन का है। अच्छा, वैसे 1 टन नॉर्मल एसी क्या कीमत है आपके पास? नॉर्मल एसी की 1 टन की कीमत है 25,000 रुपये। अच्छा, वैसे कम से कम 15 में मिल जाता है? 15 में फिर वो पुराने मॉडल मिलते हैं जो चलते हैं, कभी नहीं भी चलते हैं। अच्छा। उसमें कंप्लेनें ज़्यादा आती हैं। नॉर्मली कितने तक का एसी है जो लेना चाहिए इस मार्केट से, जो आपको लगे कि अच्छा इतने तक का एसी लोगे तो वो ज़रा 1-2 सीज़न आराम से निकाल लेगा? अभी तक जो नए मॉडल आ रहे हैं ना वो 6 महीने चलते हैं, माइनस लीकेज पर आ जाते हैं। अच्छा। आपने 60,000 रुपये के नए देते हैं, अब नए वालों की जो वारंटी है ना वो जितनी वारंटी लिख कर भी दे रहे हैं वो उस वारंटी पे भी कामयाब नहीं यानी कि आमादा नहीं है। वो बोलते हैं लीक हो गया, ख़त्म कहानी। आप जो ठीक करके दे रहे हैं एसी, उसकी वारंटी भी देते हैं, गारंटी भी देते हैं? कोई वारंटी भी होती है, गारंटी भी होती है। गारंटी ये होती है कि ले जाएं चलाएं, कोई लीकेज होगी उसको बंद कर हम देंगे। उसमें हम 15 दिन की भी देते हैं, 1 महीने की भी देते हैं। बस पार्टी जैसा पैसा देती है वैसी वारंटी दे देते हैं। जैसा पैसा वैसी वारंटी, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच जी, साथ मौजूद थे आप। इनसे भी गुफ्तगू की और यहाँ पर जितने भी दुकानदारों से हमने गुफ्तगू की, ज़ाहिर है सब ये कह रहे हैं कि काम बेहतर चल रहा है, चूँकि गर्मी बढ़ चुकी है, लोगों को रिक्वायर्ड है एसी, और ऐसे में चाहे हो सादा चाहे हो डीसी इन्वर्टर थोड़ा सा महंगा होता है, बट ज़्यादा लोग वो ख़रीदना चाहते हैं चूँकि बिजली कम खाता है, लेकिन जो ना अफोर्ड कर सके वो सादा एसी पर भी गुजारा कर जाता है। ऐसे में अगर आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर एक अच्छा एसी आपको मिल जाए, यानी काफ़ी देर घूमने फिरने के बाद, विज़िट करने के बाद, जो पसंद आ जाए, जो भा जाए और वो कम कीमत हो, आपकी जेब पर भारी ना हो, 1, 2, 3 सीज़न अगर निकाल दे तो क्या बुरा है जनाब। और जिस एसी में यहाँ पर गैस नहीं है, जैसे कि सादे एसी में, उससे मुताबिक हमने बात की कि वो 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार में वो गैस भी डल जाती है, तो 60, 70, 80 हज़ार का एसी जो ना ले सके उसके लिए ये जगह जन्नत है। ऐसा ही लगेगा एसी लगाने के बाद कि आ रही है जन्नत की हवा।
वेलकम बैक जनाब। अब बात करेंगे कराची के ऐसे इलाके की जो कि एक लंबे अरसे तक खौफ की अलामत बना रहा। बेअमनी एक तवील अरसे तक कराची के इलाके लियारी की शनाख्त रही, मगर अब ये इलाका खेलों के साथ साथ फनूने लतीफ़ा में भी अपनी शनाख्त बना रहा है। क्या बात है जनाब। जान मोहम्मद बलोच ने लियारी पेंसिल आर्ट के हीरे तराशना शुरू कर दिए। मेरा नाम जान मोहम्मद है। मैं भी इन्हीं बच्चों की तरह अपने बचपन की शौक के मातेत यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। मुझे तो यहाँ तक पहुँचने के लिए एक उम्र लगी मुझे। मेरा टाइम वेस्ट हुआ ना कुछ ऐसे असातिज़ा के पीछे। मैं चाहता था कि इनका टाइम वेस्ट ना हो, इनको मैं ऐसी जगह पर जमा करूं जो जल्द अज जल्द जिसके अंदर जितना पिक करने की सलाहियत हो वो जल्द अज उसको पिक करे। मुझे इस बात का शदीद एहसास है कि हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिसे लियारी कहते हैं, हमेशा नेगेटिविटी की बुनियाद पर यह मशहूर किया गया है। जो शख्स नेगेटिव में आगे होगा उसे अगर पॉजिटिव वे दिया जाए ना, वो पॉजिटिव वेव की तमाम हदों को फलांग सकता है। और इसका रुझान इतना फैल रहा है कि जगह जगह से बच्चे इस तरफ आने शुरू हो गए हैं। हम चूँकि ये एक पुअर लोकेलिटी से हमारा ताल्लुक़ है, हमारे पास ना माल है ना हमारे पास असबाब हैं। हमारे पास जो है वो वक्त है या हमारा टैलेंट है। इंशाल्लाह ये बच्चे हमारे जिस तरह दीगर स्पोर्ट के मैदान में नाम पैदा कर चुके, आगे बढ़ सके, एक दिन इस लियारी में ऐसे आर्टिस्ट पैदा होंगे कि लोग लर्निंग के लिए, उनसे इस्तेफादा करने के लिए हमारे लियारी में आएंगे और यहाँ से रुजू करेंगे वो लोग। तो जनाब, इससे देख के पता चलता है कि ये इलाका ऐसा है जहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग और बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट हमें यहाँ पर मिलता है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत का इजहार, गुलकारा आबदा परवीन और रागा बॉयज़ की एक साथ परफॉर्मेंस और समा बांधी इस परफॉर्मेंस ने। अहवाल बताएंगे लाहौर से मोहम्मद कुर्बान। आगे बढ़ेंगे, खिदमत के जज्बे की बात करते हैं। खिदमत भी किसकी, मुसाफिरों की। कर कौन रहा है और कैसे कर रहा है, ये कहानी आपके सामने रखते हैं। लाहौर में 28 साल से 3 कनाल पर कायम सराय खाना है काशाना अली। इसको चला रहे हैं हाजी नेमत साहब। इन साहब को ये सराय खाना बनाने का ख्याल कैसे आया कि मुल्तान रोड से गुजर रहे थे और लोगों को सड़क पर ईंट को तकिया बनाकर लेटे देखा। उसको देखते हुए उनके वालिद ने 28 साल पहले सराय खाना बनाया जिसको आज तक ये चला रहे हैं। बिल्कुल, और आज हाजी नेमत अली हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि ये जो जज्बा है ये यकीनन हर शहरी में या हर इंसान में जो कि इस्तात रखता है उसके अंदर होना चाहिए कि आप किसी की मदद के लिए आगे बढ़ें और किसी की मदद ऐसे करें कि रहती दुनिया तक, जब तक ज़िंदगी है उसके बाद भी लोग आपको दुआएं देते रहें। नेमत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। चंगे पले हो? बिस्मिल्लाह जी, वालेकुम सलाम। क्या बात है। अच्छा नेमत साहब, मुझे ये बताएं, बड़ा ही नेकी का, और मुझे ये लगता है कि दुनिया में शायद आप जन्नत कमा रहे हैं, जन्नत बना रहे हैं। ये ख्याल आना और फिर इसको आगे लेकर चलना यकीनन मुश्किल तो हुआ है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा लम्हा आया जब कदम डगमगाए हो? नहीं जी, असी बचपन दे विच अपना चारा लैके चबुरजी जाते सां ते साडा वालद नाल ते सड़कों के उत्ते लोकां सुत्या होना इट्टां दा सराहना रख के ते हाजी साहब फरमाउण लगे कि अल्लाह ने तौफीक दित्ती ते मुल्तान रोड ते मुसाफिर खाना बनावांगे। फिर 80 81 82 च जमीन साडी विकी ते साडे वालद साहब ने हाजी फरजंद बारे ने अद्धे पैसे अल्लाह के नाँ दे कर दिते ते अद्धे दी अही अगे मौदा जफर के जिला कसूर च जमीन ले ली। 3-4 मरबे, को ट्रैक्टर, को गड्डियां, को घर ते अद्धे पैसों के विचों 3 कनाल जमीन मुल्तान रोड ते जिहदे च अद्धे च बिल्डिंग बनी है ते अद्धी पिछे खाली है, लंगर लुंगर वास्ते तंदूर लगा है ते 4 मस्जिद हाजी साहब ने ते एक मुसाफिर खाना अल्लाह के जिहड़े हिस्सा कढ़िया पैसों जो उहदे चों बनाईयां ते मौलवियां तो उत्थे मस्जिदां संभाल लईयां। हाजी साहब ने मेरी ड्यूटी इत्थे लाई है ते मेरा छोटा भाई है मलक रहमत अली बारा, वो जमीन ते हुंदा है काश्तकारी ते मलक रहमत बारा ते मैं हाजी नियामत बारा, 2 भाई हाँ असी ते असी ये ड्यूटी मेरी है
ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। 200, 250, 150 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 200 ਤੱਕ 250 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ। 7-8 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਕਮਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹਰਫ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੋਈ 1-2 ਬੰਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 250-300 ਫੁੱਟ। ਮਿਸਾਲ ਐਡੀ ਕੀਮਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ 20-30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਮਰਲੇ ਵਾਲੀ 10-15 ਮਰਲੇ ਤੋੜ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਜਰਵਾਲ ਮੋਦੇ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਮੋਦਾ ਅੰਜਰਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਠੋਕਰ ਨਿਆਜ਼ ਬੇਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਸਹੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੋ ਗਏ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 2 ਦੇਗਾ 4 ਦੇਗਾ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ सी जा है जहाँ जलवा मशूक नहीं। अगर शौक ददार है तो नज़र पैदा कर, बंदा नज़र पैदा करे, ज़रे ज़रे च रब है, पत्ते पत्ते च रब है कि असी जान के कि 150 बंदे का खाना पकाना है कि 150 बंदे हथे पक गया बड़ा है तो 150 की बजाय 300 आ गया, 400 आ गया तो अल्लाह के फजल नाल वो खाना बिल्कुल पूरा होया है। कई दफ़ा तजर्बा किया है इत्थे। ठीक हाजी साहब, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਜੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ 10-15 ਮਿੰਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਘੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਲੀਨਾਰ ਵਾਰਦ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੇ 3 ਟਾਵਰ ਲਵਾਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੀ ਘੱਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ 150-200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣਾ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡੰਗ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ 150 ਤੋਂ 200 150-200 ਬਾਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ 10-20-30-40 ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉਂਝ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ 17 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰ ਪਿਆਰ ਮੁਸਲਮ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ गैर मुसलम भी तेरा टब्बर है, तेरी मखलूक है अल्लाह सोने ते या अल्लाह माफ़ी दे दे, लोग तो भुखे मरन लग पे ने ते 17 मावां तो वध प्यार अल्लाह सोने करना है ते कर प्यार छड्ड पना करोने कराने नूं पूरी दुनिया जो खत्म कर दे। सही हाजी साहब ਇਹ ਦੁਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤਿਕਰ ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਫੈਸਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਬੱਤੀ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਾਕਾ ਜੋ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਈ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋ? ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਢੂੰਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਅੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੱਢਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਆਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਮੇਲਾ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ 28 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਸਰਾਇਖਾਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ 2082 ਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਵੀ ਸਰਾਇਖਾਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਜ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਗਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਅਗਰ 100 200 ਇੱਥੇ 300 ਆ ਜਾਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੁਣ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਈ 15-20 ਲੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਾਂਗੇ ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਕਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਦੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ 3-4 ਲਈਆਂ ਨੇ, 200-300 ਥਾਲੀ ਲਈ ਹੈ, ਮਿਸਾਲੇ ਪਲੇਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਨਈਦਾ ਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈਦਾ ਉਹ ਵੀ बच जाते हैं पैसे। मिसाल ते गैस लगा है ते असी खाना मैं खुद पकाना, दो पकन एक पके मैं आप खाना खुद बनाते हैं, उनका ख्याल खुद रखते हैं। एक एक टमाटर नूं 3-3 दफा धोईदा है क्योंकि जेड़ा प्यार से कर लेना है। बेशक रोज़ियां दे विच 38 साल हो गए ने, आप ये बड़े प्यार से मोहब्बत से अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। हर साल होती रही जबरदस्त जी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। बिल्कुल, और वसीला बनाए रखे, हिम्मत दिए रखे, ख्याल खुद रखना, खाना खुद बनाना, सफाई खुद करना, क्या बात है जनाब। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। वक्त हो गया जनाब खत्म, आपसे करेंगे मुलाकात खुद रखा करें और हमें फीडबैक भी दिया करें जनाब, शो कैसा लगा आपको। कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।